हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके MHT CET 2022 के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल CET एग्जाम देने वाले हैं 26 सितंबर 2021 के PYQ MCQs। अब सबसे पहले तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उन क्वेश्चन के मैं कुछ आंसर्स कर देती हूँ। फर्स्ट थिंग, ये जो वीडियो है ये वीडियो MHT CET 2022 प्लस MHT CET 2023 दोनों के एस्पिरेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो 22 और 23 दोनों ईयर के एकेडमिक ईयर के बच्चे ये एग्जाम देख सकते हैं। जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे भी मतलब जो अभी एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं। जो अगली साल CET एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं। इन वीडियोस में हम क्या कवर कर रहे हैं, इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के MCQs कवर कर रहे हैं जो पिछली साल 2021 में CET एग्जाम हुआ था। तो उस साल जितने भी शिफ्ट हुई थी, जितनी भी बैचेस हुई थी, उन बैचेस के पेपर्स यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से जाएंगे तो CET में कितना परसेंटाइल आएगा, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपका कोई परसेंटाइल का गारंटी नहीं हो जाता, लेकिन अगर आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, आपका पूरा थ्योरी करके हो गया है, पढ़ के हो गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, प्रैक्टिस करने से आपकी जो परसेंटाइल की प्रोबेबिलिटी होती है वो 5 से 10 परसेंटाइल और बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप 80-85 पर अटके हो तो आपका परसेंटाइल 90-95 पर पहुंच जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी CET की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो वो वन शॉट लेक्चर प्लस MCQs की यानी कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के MCQs प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज मेरा हमेशा यही मानना होता है, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ भी ना करने से अच्छा है, हाथ में हाथ रख लेकर बैठने से अच्छा है कि जो हो रहा है कम से कम एटलीस्ट उतना आप पढ़ाई कर लो। ओके और अब जैसे कि आप सब लोगों को ये फोटो दिखाई दे रही है, हमारा जो ज्ञान लैब ट्यूटोरियल ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है मुंबई में, वहाँ पर क्लास 11th के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर कोई मुंबई के आसपास यानी कि वडाला, दादर, माटुंगा, सायन ऐसे रीजन में रहता है, ओनली फॉर मुंबई स्टूडेंट्स, तो वो बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना एडमिशन बुक कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में क्लास 11th और क्लास 12th का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है विद क्वालिटी एजुकेशन। तो ज़्यादा लेट मत करो। जिन बच्चों को ऑफलाइन गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो लोग फटाफट से अपनी सीट यहाँ पर सिक्योर कर लो, ताकि आपको अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल सके और अमेजिंग स्कॉलरशिप का आप फ़ायदा उठा सको। सो जो बच्चे अभी तक कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किए वो बच्चे बायोलॉजी के लिए ये एक सिंगल वीडियो देख सकते हैं। इस सिंगल वीडियो में आपको बायोलॉजी के सारे 15 चैप्टर्स मिल जाएंगे। और जिन्होंने फिजिक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स के पार्ट 1 यानी फिजिक्स के जो 8 चैप्टर्स है 12th के, वो आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। फिजिक्स के बाकी के चैप्टर्स करने के लिए आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और बायोलॉजी का अगर आपको एक एक चैप्टर का सिंगल वन शॉट देखना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर समझो आपको एक साथ सुपर रिवीजन करना है तो आप ये वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम प्लान कर रही है, अजय सर, मैं और हमारे बाकी के मेंबर्स ये प्लान कर रहे हैं कि क्या हमको सिंगल चैप्टर का सिंपल वन शॉट सीरीज लेकर आना चाहिए। मतलब क्या शुड वी स्टार्ट चैप्टर वाइज वन शॉट लाइव वन शॉट सीरीज? क्या आपको ये सीरीज चाहिए चैप्टर वाइज वन शॉट लाइव लेक्चर्स? क्या हमें लाने चाहिए? अगर मैक्सिमम बच्चों के कमेंट हुए तो हम प्लान करेंगे कि ये कब से स्टार्ट करना चाहिए, टाइम टेबल वगैरह हम बनाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम जो वन शॉट अवेलेबल है हम उससे ही कर लेंगे, आप वन शॉट्स मत लेकर आओ, तो फिर हम वन शॉट्स नहीं लेकर आएंगे। तो जिनको लगता है कि हमको लाइव वन शॉट लेक्चर्स लेने चाहिए CET एग्जाम के लिए 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि मैम प्लीज टेक लाइव वन शॉट लेक्चर्स फॉर 2022 MHT CET फॉर बायो एंड फिजिक्स। तो हम प्लान करेंगे और उस हिसाब से हम जुलाई में स्टार्ट करेंगे आपके लाइव वन शॉट लेक्चर्स। ठीक है, चलो। सो यस, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज MCQs भी मिलेंगे। बायोलॉजी के चैप्टर 8 तक के सारे MCQs हो चुके हैं। बहुत ही जल्द अब मैं चैप्टर 9 के MCQs लेकर आने वाली हूँ। सो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके रखो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा के रखो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज MCQs आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो जिनको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, and your time starts now. What is the polarity of two strands in the transcription unit of DNA?
ओके आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है उसमें आपके दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यानी कि कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता है, इधर पे अपना प्रमोटर रीजन होता है, यहाँ पे अपना टर्मिनेटर रीजन होता है, या आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, या आपका कोडिंग स्ट्रैंड होता है। हमने हमेशा क्या पढ़ा है? कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन हमेशा कैसे होता है? एक मिनट, इसका एरो इधर आएगा और इसका एरो इधर आएगा। तो हमने हमेशा क्या पढ़ा है? कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन हमेशा आपके 5' to 3' के डायरेक्शन में होता है। कोडिंग स्ट्रैंड मतलब क्या होता है? अपना सेंस स्ट्रैंड। और अपना जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये 3' to 5', ये आपका ये जो स्ट्रैंड है ये आपका 3' to 5' होगा, और आपका कोडिंग स्ट्रैंड यानी कि जो सेंस स्ट्रैंड है वो 5' to 3' होगा। सो आई होप कि आपको ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर याद आया होगा, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स ऑफ डैश वर फाउंड इन जावा। ओके अभी देखो आपके 5th चैप्टर में, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जो टेक्स्ट बुक के लास्ट टेबल में दिया गया है, कुछ 5.18 या 5.19 वाला जो टेबल है उसमें आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, जिसमें से आपको ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स कहाँ पर मिले, उनका बॉडी पोस्चर क्या है, उनका क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, वो सब पढ़ना था। तो वहाँ पर आपको दिया गया है कि जावा जो एनिमल है इनका, सॉरी जावा में, जावा एनिमल नहीं है, जावा एक प्लेस का नाम है। सो जावा में कौन से पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स के फॉसिल्स देखने को मिले थे? होमो इरेक्टस। ये देखो साइट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड। तो साइट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड में अगर हम जाएं इधर पे होमो इरेक्टस में, तो ये देखो जावा में होमो इरेक्टस के फॉसिल्स देखने को मिले थे, बाकी कहीं पर नहीं है। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट कोर्स ऑफ ब्लड फ्लो कैरिंग वेरियस हॉर्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस इज। ओके आपके हॉर्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, आपके हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बनता है वो हाइपोथैलेमस हमारे ब्लड में कैसे अपने हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है? मतलब समझो कि ये अपना हाइपोथैलेमस है, ठीक है, इधर पे अपना ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये आपका हाइपोथैलेमस है। तो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था हाइपोफिशियल पोर्टल वेन, उसके हिसाब से हमने क्या देखा था कि आपके हाइपोथैलेमस का जो भी कंपोनेंट होता है, आपके हाइपोथैलेमस का जो भी कंपोनेंट होता है वो आपके हाइपोफिशियल पोर्टल वेन के पास जाता है, ये जो ब्लू कलर का वेन है, और फिर इस वेन से होते हुए ये जाता है आपके हाइपोफिशियल वेन के पास, यानी इस बड़ी सी वेसल के पास, और फिर यहाँ से ये जाता है सुपीरियर वेना कावा में, और फिर सुपीरियर वेना कावा से ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दिस इज हाउ योर हॉर्मोन्स आर कैरिड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। यस अगर नहीं पता था तो इसको स्टार मार्क करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन एटमॉस्फेयर कपल्ड विथ डैश। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का जो बैलेंस है वो कौन से प्रोसेस में मेंटेन रहता है? रेस्पिरेशन मेंटेन्स द ऑक्सीजन एंड CO2 बैलेंस इन एटमॉस्फेयर कपल्ड विथ विच प्रोसेस? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इन्वॉल्व होते हैं? देखो गटेशन में तो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं, यानी कि पानी के ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। कंबस्शन में फायर का लेना देना है, यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, और ट्रांसपिरेशन में आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन मतलब वाटर इवापोरेट होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें O2 और CO2 दोनों बैलेंस्ड होते हैं, प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और O2 रिलीज करते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्रोटीन इन कॉलम 1 विथ इट्स अकरेंस इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके आपके क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स का ये टॉपिक है, बताओ कौन सा प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? एकदम सिंपल, जो आपको पता है वहां से स्टार्ट करेंगे। अभी केराटिन प्रोटीन हमको हेयर में देखने को मिलता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। सो ऑप्शन नंबर डी का आंसर क्या आएगा? 3। तो हर एक क्वेश्चन में डी का आंसर चेक करो। देखो सिर्फ आपका ए वाला जो ऑप्शन है उधर पे डी का करेक्ट आंसर दिया गया है, इसको बोलते हैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी या सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी। ओके आपको एक प्रोटीन का करेक्ट आंसर मिला जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी का भी आप मैच कर लो। आपका म्यूकिन जो होता है ये म्यूकस यानी सलाइवा में होता है, सो ऑप्शन नंबर ए का आंसर आएगा 2। आपका हिपैरिन ब्लड में पाया जाता है, जो हमारा एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट जो क्लॉट को ओपन करता है, जो लीच में पाया जाता है, तो बी का आंसर आएगा 4। और लेग्यूमिलिन ये आपके पल्सेस में प्रेजेंट होता है क्योंकि लेग्यूम्स में प्रेजेंट होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाइनोडर्म्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल थ्रू। ओके अब ये ना बहुत ही डिटेल में से क्लास 11th के जो आपके चैप्टर्स दिए गए हैं उनको आपको बहुत थरली रीड करना पड़ेगा। तो क्लास 11th का आपका जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के नेफ्रीडिया मेटानेफ्रीडिया वाला जो पार्ट है उसके थियोरी में आपको एकदम पैराग्राफ में दिया गया है कि अपने एकाइनोडर्माटा जो होते हैं
फाइनी वर्म्स जो होते हैं वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, ट्यूब फीड की मदद से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। अभी ये तो भाई आपको आंख बंद करके आना चाहिए, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये, बायोलॉजी का 12th स्टैंडर्ड का, प्लांट रिप्रोडक्शन। सिनगैमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सो ऑप्शन नंबर डी का आंसर क्या आता है, ए। अब चेक करो किधर किधर डी का ऑप्शन 1 दिया गया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, यानी कि अपना बी इज द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शंस भी मैच कर लो। पोरोगैमी मतलब क्या होता है, जब आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपोर से एंटर करता है, माइक्रोपाइल से एंटर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर आएगा 3, वो भी सिर्फ इसी में दिया गया है। तो भाई बाकी क्या बताऊँ मैं, सिफोनोगैमी यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, तो बी का आंसर आएगा 4। एंड अपोगैमी यानी कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो यानी कि अपोमिक्सिस, यस एवरीबडी, सो ऑप्शन नंबर सी का आंसर है 2। तो हर जगह से आंसर आया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन शोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज्ड लाइक अ स्पाइरल हेलिक्स इज नोन एज व्हाट। देखो क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल वाले स्ट्रक्चर में हमने जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने 4 प्रोटीन्स पढ़ी थी, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वार्टरनरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या देखा था, लीनियर स्ट्रक्चर का एग्जांपल इंसुलिन, अमीनो एसिड, ठीक है। फिर सेकेंडरी प्रोटीन में हमने 2 स्ट्रक्चर देखा था, एक बीटा प्लीटेड शीट और एक हेलिकल स्ट्रक्चर, याद आया सबको। यहाँ पे आपका सिल्क फाइबर्स भी आ सकता है, एक बीटा प्लीटेड और एक हेलिकल स्ट्रक्चर, याद आया, अल्फा हेलिक्स, यस। सो प्रोटीन शोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज लाइक अ स्पाइरल हेलिक्स, ये किसका एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन आपका सेकेंडरी प्रोटीन है जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाती है, विच इज फाउंड इन अवर हेयर। ओके, टर्शरी प्रोटीन में अपना मायोग्लोबिन आता है और क्वार्टरनरी प्रोटीन में आपका हीमोग्लोबिन आता है। डू यू रिमेंबर, टर्शरी प्रोटीन के भी और बहुत सारे एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये टर्शरी स्ट्रक्चर और ये आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ओके चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट राइजोबियम, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं क्या ये मोटाइल होते हैं, क्या ये एरोबिक होते हैं, यस एवरीबडी, नाउ टेल मी, राइजोबियम आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, दे आर एरोबिक और एनएरोबिक, दे आर स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। सो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। अजोटोबैक्टर स्पोर फॉर्म्स करते हैं, राइजोबियम स्पोर फॉर्म्स नहीं करते। राइजोबियम मोटाइल होते हैं, राइजोबियम एरोबिक होते हैं, बट ये स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते। कोनिडिया में स्पोर फॉर्मेशन होता है, अजोटोबैक्टर भी नहीं, कोनिडिया में स्पोर फॉर्मेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यस। इधर पे आपको सीधा सीधा दिया गया है, राइजोबिया आर एरोबिक, मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये देखो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, यस। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर 11 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक डायग्राम दिया गया है, अब इसमें से आपको लेबल फाइंड आउट करना है। ये आपके चैप्टर 2 एनिमल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज लेबल नंबर पी। आपका पी लेवल क्या है बेटा, ये देखो आपकी जो बाहर की लेयर है ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके एमनियोटिक सेल्स हैं। क्या है ये आपके एमनियोटिक सेल्स हैं। तो एमनियोटिक सेल्स के अंदर यहाँ पे आपको एमनियोटिक कैविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन एमनियोटिक कैविटी के बाहर ये जो लेयर है ये आपकी एंडोडर्म की लेयर है, और एंडोडर्म के लेयर के अंदर क्या होता है आपका योक सैक, ये आपकी फर्स्ट जर्म लेयर होती है। हमने पढ़ा है ना, एंडोडर्म इज द फर्स्ट जर्म लेयर, फिर सेकेंड जर्म लेयर कौन सी होती है, एक्टोडर्म, और लास्ट में बनती है आपकी मीसोडर्म। हमने सीक्वेंस भी पढ़ा था, ये देखो आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम, ये आपकी एंडोडर्म है, ये अपना योक सैक है, ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म है, और ये आपका एमनियोटिक कैविटी है, सॉरी इधर पे नहीं, इधर पे प्रेजेंट रहता है एमनियोटिक कैविटी, और ये आपका सीलम है जहाँ पे आपका एंट्रम फ्लूइड फिल्ड होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्कोगेमी, a mechanical device to bring about cross pollination is seen in which flower। चैप्टर नंबर 1 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में आपने पढ़ा था। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। हमने यूनिसेक्सुअलिटी पढ़ा था, हमने डाइकोगेमी पढ़ा था, हमने प्रोटोगाइनी प्रोटैंड्री पढ़ा था, हमने हर्कोगेमी पढ़ा था। हर्कोगेमी में क्या होता है, आपका जो ऐसा पेंटागुलर स्टिग्मा होता है ये फ्लावर के ऊपर की तरफ होता है, और इसका जो एंथर होता है वो नीचे की तरफ होता है। ऐसे पर्पल कलर का फ्लावर था, याद है, ये आपका एंथर नीचे है और ये स्टिग्मा ऊपर है। तो ये पेंटागुलर स्टिग्मा हमको स्पेसिफिकली कौन से फ्लावर में देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, it is seen in Calotropis pentagular stigma. Okay, next question. Okay, if capital R stands for round seeds and capital T for tall plants,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स जीनोटाइप रिप्रेजेंट टॉल राउंड सीड प्लांट्स ओनली। देखो आपको क्या बोला गया है, कैपिटल आर मतलब राउंड और कैपिटल मतलब टी मतलब टॉल। तो आपको इनमें से करेक्ट ग्रुप फाइंड करने जिसमें हमको सिर्फ राउंड और टॉल सीड्स देखने को मिले। मतलब ऐसा ऐसा कुछ रहेगा तो भी करेक्ट है, या ऐसा कुछ रहेगा तो भी करेक्ट है, ठीक है, या ऐसा ऐसा रहेगा तो भी करेक्ट है, या ऐसा ऐसा रहेगा तो भी करेक्ट है। मतलब एटलीस्ट एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर होना चाहिए। दोनों कैपिटल है तो भी चलेगा, एक एक कैपिटल है तो भी चलेगा, बट एक कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। इधर देखो, इधर पे ये आपका पूरा का पूरा रिसेसिव कैरेक्टर आ जाता है, सो ये ऑप्शन नहीं आएगा। और इधर पे भी डॉर्फ पेरेंट है तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए कट। ऑप्शन बी देखो, इधर एक कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी, तो सी वाले में सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बी वाला ऑप्शन देखो, इधर पे सब रिंकल्ड है, इधर पे सब डॉर्फ है, इधर पे सब रिंकल्ड है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम एक कैपिटल आर चाहिए और एक कैपिटल टी चाहिए। इधर पे एक कैपिटल आर कैपिटल टी, बट इधर दोनों स्मॉल टी हो गया और इधर दोनों स्मॉल आर आ गया। सो डी वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ओनली ऑप्शन सी सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पर ही आपको राउंड टॉल और राउंड टॉल सीड्स देखने को मिलेंगे जीनोटिपिकली। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड्स करके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कौन सा टर्म प्रपोज किया था, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। यस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था। हेड्स प्रपोज्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। कौन सा डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है? देखो, न्यूक्लियोसोम यानी कि आपके हिस्टोन प्रोटीन्स के आसपास में जो डीएनए ऐसे सराउंडेड होता है उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। सोलेनॉइड यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर। तो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन दोनों में से कौन सा टर्म आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है? हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, और हेड्स ने ये टर्म दिया था एच फॉर हेट्रोक्रोमैटिन, ऐसे एच और एच आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने पढ़ा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट वाला सिस्टम जो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, जो हमारी बॉडी को एक्साइट करता है। और एक्साइटमेंट हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कौन सा हार्मोन बनता है? एड्रेनलिन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एड्रेनर्जिक फाइबर। ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है, इधर कोलाइनर्जिक फाइबर बोला है। कोलाइनर्जिक फाइबर आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ये थोरैकोलंबार आउटफ्लो शो करता है। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इसके छोटे होते हैं, मतलब गैंग्लियन से जो फाइबर निकलते हैं वो छोटे होते हैं। ये आपका ऑर्गन है, मतलब ये आपका गैंग्लियन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ से जो नर्व्स जाते हैं ये लंबे होते हैं। सो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स आर टॉलर लॉन्गर, देन इट हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी आर करेक्ट, बट ऑप्शन ए इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है, उस पर कुछ इसका एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और ये एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट करता है, और ये थोरैसिक और लंबार रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्रेनियल सेक्रल आउटफ्लो माना जाता है, यानी ये क्रेनियम और सेक्रम रीजन से इसके नर्व्स निकलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिराबिलिस जलापा, ये जो मिराबिलिस जलापा वाला अपना प्लांट है जिसको हम नाइट फ्लावर बोलते हैं, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज रिस्पेक्टिवली? पहले फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। इन F2 जनरेशन इफ अ रेड फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ वाइट फ्लावर्ड प्लांट। अभी देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ही इसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ये आपका रेड फ्लावर है, ये वाइट फ्लावर है, आपने दोनों को क्रॉस किया तो ये नियोमेंडलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि मिराबिलिस जलापा में हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, यानी रेड कलर और पिंक कलर मिक्स वाइट कलर मिक्स होके हमको पिंक फ्लावर्स देखने को मिल रहा है। तो ये अपना F1 जनरेशन है। अब इसका जब हम सेल्फिंग करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? जीनोटाइप और फिनोटाइप इसका सेम है, यानी कि एक रेड, दो पिंक और एक वाइट, यानी कि 25% रेड फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, 50% वाइट पिंक फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और 25% वाइट फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द रेशियो इन विच वी विल फाइंड फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन्स व्हाट? ओके, ये आपके चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी, एक्सेसरी ग्लैंड्स हमने पढ़ा था ना, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल में हमने क्या पढ़ा था? इसके पास फ्रुक्टोज शुगर होता है और इसके पास फाइब्रिनोजेन होता है, ठीक है, जिससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है। कॉपर्स ग्लैंड के पास लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है जो सेक्सुअल कॉपुलेशन को इजी करता है,
ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास क्या होता है, एसिड फॉस्फेटेस और आपका सिट्रिक एसिड, ये हमारे स्पर्म्स को एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, जिससे हमारा स्पर्म वजाइना में जाके एकदम से अटैक्ड फील ना करे और उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये देखो, ये हमने पढ़ा था ना, ये देखो फ्रुक्टोस एंड फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के पास सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेटेस, और कॉपर्स ग्लैंड के पास अल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम इन लिवर सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स अकर बाय। देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में तो एक से मतलब से एक तो बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका वेटेज ही बहुत कम है। मुश्किल से 3 एमसीक्यूज इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, जिसका फर्स्ट एमसीक्यू अब हमको पूछा गया है। तो यह आपका मलेरिया का लाइफ साइकिल है। मलेरिया के लाइफ साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि स्पोरोजॉइट्स जब अपनी बॉडी में जाते हैं तो वो सीधा लिवर पे जाके अटैक करते हैं, और ये लिवर में जाके स्पोरोजॉइट्स मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं, ट्रोफोसाइट, और फिर ट्रोफोसाइट से मतलब मीरोसाइट्स बनता है, और फिर मीरोसाइट से बनता है आपका ट्रोफोसाइट। देखो इधर पे ये पाथवे आपको दिया गया है, ये स्पोरोसाइट्स आपके लिवर में गए, हिपैटिक सेल यानी लिवर में जाके पहले ये मीरोसाइट बनाते हैं, फिर ये आगे जाके मेच्योर ट्रोफोसाइट बनाते हैं। सो SMT ऐसा स्पोरोसाइट, मीरोसाइट, ट्रोफोसाइट, ऐसा इनका लाइफ साइकिल है, मैच्योरिटी स्टेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। अभी देखो हमने 2 टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़े थे, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो हमने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सारे क्रोमोसोम्स के ये होंगे, एबरेशंस होंगे, जैसे टर्नर सिंड्रोम आपका X0 सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम 21st पोजीशन पे ट्राइसोमी देखने को मिलता है हमको, और लाइन फिल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम का एनुप्लॉइडी देखने को मिलता है। फिनाइल कीटोन यूरिया ये जो है ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो दिस इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि इसको क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करता है, ये ऑटोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cDNA इज ऑल्सो नोन एज डैश, ये मैंने आपको बताया था, याद है, कॉपी डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम पढ़ रहे थे सेंट्रल डॉगमा, तो हमने क्या पढ़ा था कि अपना जो डीएनए होता है ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है, और फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होकर आपको प्रोटीन मिलता है। बट कभी कभी जब आपका रेट्रोवायरस घुस जाता है तो वो एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और cDNA बनाता है। तो इस cDNA का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, कॉपी डीएनए, बट इसका एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि ये ओरिजिनल डीएनए जैसे दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्लावर इज एनोफिलिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन विल इट हैव। एनोफिलिस यानी कि विंड पॉलिनेशन। अब विंड पॉलिनेशन करने के लिए कौन से एडेप्टेशन होने चाहिए, हवा से पॉलिनेशन करना है तो पोलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, सो ऑप्शन ए तो आएगा नहीं। यस, उसके पास नेक्टर होना जरूरी है क्या, कोपियस नेक्टर यानी कि बहुत सारा जूस। विंड पॉलिनेशन करना है तो विंड पॉलिनेशन के लिए नेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती, सो सी भी नहीं आएगा। इट शुड हैव स्पाइनी पोलन ग्रेन, स्पाइनी पोलन ग्रेन होने की भी जरूरत नहीं है, इसके पास स्पाइनी स्टिग्मा होगा, सो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्सिटाइल एंथर मतलब क्या होता है, एकदम फ्लेक्सिबल एंथर, जो ऊपर तक अपना फिलामेंट की मदद से पोजीशन लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं, और फिर जब हवा आती है तो हवा के साथ ये उड़ के चले जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल इन ह्यूमन हार्ट शोज सेवरल रिजेस कॉल्ड डैश। ओके, देखो ह्यूमन हार्ट का आपने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, यस। तो यहाँ पे आपको ऐसे जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, रेड कलर से बनाती हूँ मैं, यस। यहाँ पे आपको ये जो ऐसे कॉलम जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये कॉलम जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ये रिजिस जैसे जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इनको हम बोलते हैं ट्रेबैक्यूले कार्ने। क्या बोलते हैं, ट्रेबैक्यूले कार्ने। और जो कस्पिड वॉल्व से आपका कॉर्ड कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉर्डे टेंडिने, ये आपका कॉर्डे टेंडिने। और इधर बीच बीच में हमको पैपिलरी मसल्स देखने को मिलते हैं, इधर पे ये अपने पैपिलरी मसल्स है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कोलेस्ट्रम। हमने पढ़ा था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी पढ़ा था और एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था, लैक्टेशन वाले टॉपिक में, कि मदर का जब लैक्टेशन होता है तो उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है उस फर्स्ट मिल्क को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रम के पास क्या क्या होता है, उनके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, उनका फैट कंटेंट हाई होता है कि लो होता है, देयर फैट कंटेंट इज वेरी लो, दे हैव प्रोटीन, दे हैव IgA, the fluid secreted by mammary glands after the child is born, this is also right. Antibodies help in developing resistance, this is also right. Only option number 1 is wrong.
क्योंकि कोलेस्ट्रॉम का जो फैट कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इज दिस करेक्ट? देखो आपको मैं बार बार ये याद करने बोलती हूँ कि प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडी रिलीज होती है दैट इज आईजीजी, और कोलेस्ट्रॉम से जो एंटीबॉडी रिलीज होती है दैट इज आईजीए। दोनों का अलग अलग फंक्शन है, बट दोनों के दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो दोनों हमको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो हमको टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक्चुअली हमको टोटल 40 मिलते हैं, लेकिन उसमें से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में। सो हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया? याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने एटीपी बन रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म में कितने एटीपी बन रहे हैं। यस एवरीबडी, ये जो 2 एटीपी मॉलिक्यूल है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के, ये देखो ये वाला जो 2 एटीपी है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनता है। बाकी के सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट? हार्ट बीट कौन से कंडीशन में इंक्रीज होता है? हाइपोक्सिया यानी कि लो ऑक्सीजन, तो इधर पे हार्ट बीट स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। एसिडोसिस में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ब्लड में जब सोडियम और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लेकिन जब आपका एपिनेफ्रिन यानी एक्साइटमेंट हार्मोन यानी कि एड्रीनलिन, जब आपका एक्साइटमेंट हार्मोन बढ़ जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए सैंपल फॉर द पर्पस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओके, अगर समझो आपको किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्रोफाइलिंग करना है तो उसका डीएनए सैंपल आप कहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते? ब्लड से हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं और डब्ल्यूबीसी सेल्स के अंदर बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं जिससे अपने को डीएनए की इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्किन से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्किन के सेल्स भी न्यूक्लिएटेड होते हैं। रूट से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रूट के सेल्स भी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन अपने हेयर का जो टिप होता है, टिप के पास देर इज नो न्यूक्लियस, इट इज यूजलेस, इट इज द डेड पार्ट ऑफ द हेयर, सो वी कैन नॉट कलेक्ट एनी डीएनए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टिप ऑफ द हेयर। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। it is not the source of DNA sample. Next question, the water that percolates deep in the soil, मतलब जो वाटर सॉइल के एकदम गहराई तक एब्जॉर्ब हो जाता है वो कौन सा वाटर होता है? देखो, रूट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपिलरी वाटर बचता है, ठीक है। सॉइल मॉलिक्यूल के साथ जो वाटर चिपक जाता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। केमिकल्स के साथ जो कंबाइन हो जाता है वो कंबाइंड वाटर है। तो बचा कौन सा? ग्रेविटेशनल वाटर, जो नीचे डीप तक जाता है। सो दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the hormones in column 1 with their functions in columns 2 and select the correct option given below. Okay, अभी इसके लिए मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक टेबल दिया था जिसमें मैंने आपको सारे के सारे हार्मोन्स दिए थे और उसका फंक्शन दिया था। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है? लैक्टोज शुगर से इसका कुछ ना कुछ लेना देना है। सो व्हाट विल इट डू? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। यस, फिर आपका एलएच हार्मोन क्या करता है? एलएच हार्मोन, चलो आपको समझो किसी भी हार्मोन का फंक्शन नहीं पता, बट एटलीस्ट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन पता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को ग्रो करता है, एंडोमेट्रियम को डेवलप करता है। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर क्या आएगा? 3। अब इधर देखो, ए और बी के बीच में फाइट है क्योंकि डी का आंसर मैच हो रहा है। तो अब सी का देखो, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये ओव्यूलेशन स्टार्ट करवाता है। सो सी का आंसर आएगा 2, और ये हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनहिबिन क्या करेगा? ये एफएसएच होने से स्टॉप करेगा क्योंकि एक ओव्यूलेशन हो चुका है। और प्रोलैक्टिन लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स को डेवलप करता है। ये देखो, ये आपका एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, इनहिबिन, मतलब इनहिबिन नहीं बट 3 हार्मोन्स का फंक्शन इधर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर? Okay. Excitation is brought about by physical, chemical or electrical changes. Is it true? They do not respond for a millisecond between two successive stimuli. ये भी right है. They have polarized membrane. Yes. Subliminal stimulus will produce same degree of impulse as the threshold stimulus. आपका ऑप्शन नंबर 1 भी राइट है। आपके केमिकल या इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉन में चेंजेस होते हैं तो आपका एक्साइटेशन भी चेंज हो जाता है। सबलिमिनल स्टिमुलस मतलब क्या होता है? वीक स्टिमुलस। और हमने क्या पढ़ा है? अगर आपका सिग्नल वीक होगा तो वो इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा। जैसे कि मम्मी अगर धीरे धीरे उठा रही है, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तो वीक स्टिमुलस का कोई असर नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जैसा सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करता। थ्रेशोल्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, जैसे एक ही बार मम्मी भड़क के बोलती है तो हम कैसे उठ जाते हैं, तो वो भड़कने के लिए, वो चिल्लाने के लिए वो स्ट्रेंथ चाहिए।
तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो वीक स्टिमुलस का सिग्नल स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जैसा नहीं होता, इट इज नॉट ऑफ सेम डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a sudden worsening of kidney function due to severe bleeding along with oliguria and elevated levels of serum creatinine in a person may indicate what? समझो कि किसी इंसान का किडनी सडनली बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है और ओलिगोयूरिया हो रहा है, यानी कि स्कैंटी यूरिन हो रही है, कम सुसु आ रही है और क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ गया है। तो ये कौन से टाइप का डिजीज हो सकता है? इट इज़ नथिंग बट अक्यूट रीनल फेलियर, यानी कि किडनी फेल हो रहा है। ओके, और इसको अभी अगर ट्रीट नहीं किया तो इट कैन कॉज क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज डैश। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। यस, आपका सॉल्टेटरी कंडक्शन यानी कि एक नोड ऑफ रेनवायर से, ये एक नोड ऑफ रेनवायर है, ये दूसरा नोड ऑफ रेनवायर है, तो इधर के चार्जेस इधर पे जंप करने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सो द रेट ऑफ सॉल्टेटरी कंडक्शन इज 120 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, यस, ये आपके थ्योरी में दिया है, ये देखो, इट इज एट 120 मीटर पर सेकेंड इन ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, बायोडाइवर्सिटी यानी कि विविधता। सो इट इज द वेराइटी ऑफ फीचर्स ऑफ लाइफ। आपको अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं इन डिफरेंट एरिया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अटेम्प्ट टू अकोमोडेट विद डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह खुद को एडजस्ट करते हैं और उससे हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। So, I mean statement 1 and statement 2 both are correct. So, C is the right answer. Next question. In primary succession on rock, weathering of rock resulting in initial soil formation is brought about by. देखो, अगर हम primary succession की बात करें, तो weathering of rocks resulting in initial soil formation is brought about by which particular living organism? हमने पढ़ा था वाटर में फाइटोप्लैंक्टन्स के वजह से आपका सेकेंडरी सक्सेशन, सॉरी, वाटर में फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से आपका प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलता है, और रॉक में लाइकेंस, क्रस्टोस लाइकेंस की वजह से जो एसिड सेक्रेट होती है उसकी वजह से प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलता है। ये रॉक में है और ये वाटर में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद आया सबको? ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन एन एंटीबॉडी आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश बॉन्ड्स। ओके, तो अब ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है। देखो, ये 3rd MCQ है, ठीक है। अपना जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। तो ये आपका लाइट चेन है, ये आपका लाइट चेन है, ये आपका हैवी चेन है, ये आपका हैवी चेन है। तो ये चारों के चारों चेन्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। कैसे कनेक्टेड होते हैं ये? डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। सो ऑप्शन नंबर डी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैव प्रोविजन of maximum codons in genetic code to specify them? अब इसके लिए आपको जेनेटिक कोड का अपना जो डिक्शनरी है वो याद होना चाहिए, बट ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है 200 में से पूरा 200 क्वेश्चन आपका राइट आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मैं आपको अभी भी बोलूँगी कि जेनेटिक कोड का डिक्शनरी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड का डिक्शनरी लर्न करने के लिए काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसके लिए बहुत सारे जेनेटिक कोड्स अवेलेबल है? तो ल्यूसिन, सेरिन, आर्जिनिन, इनके लिए 4 जेनेटिक कोड्स है, ठीक है। कैसे मैम? दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये अपना जेनेटिक कोड का डिक्शनरी है। ये देखो, सबसे पहले ल्यूसिन देखो, ये 2 और ये 4, सॉरी 6 जेनेटिक कोड्स है। ये हो गया ल्यूसिन के लिए। अब सेरिन देखो, ये आपका 4 सेरिन का जेनेटिक कोड और ये 2 सेरिन का जेनेटिक कोड, 6 हो गया। और अब ग्लाइसिन देखो, ये आपका 4 ग्लाइसिन का जेनेटिक कोड, ओके। और रुको, नहीं, ल्यूसिन, सेरिन और आर्जिनिन बोला है ना, ग्लाइसिन नहीं। ये देखो, ये 2 आर्जिनिन और ये 4 आर्जिनिन, तो 4 सॉरी 6 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा इधर पे। 6 जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे सबसे ज्यादा जेनेटिक कोड्स है। इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, बट इसके पास सिर्फ 1 जेनेटिक कोड है, ठीक है। ओके, यहाँ पे सिर्फ 4 जेनेटिक कोड है, यहाँ पे 1 जेनेटिक कोड है और यहाँ पे 6 जेनेटिक कोड्स है। यहाँ पे आपके पास 4 जेनेटिक कोड्स है, यहाँ पे आपके पास 6 जेनेटिक कोड्स है, यहाँ पे आपके पास 6 जेनेटिक कोड्स है। तो ये ग्रुप जो है यहाँ पे मैक्सिमम 6 जेनेटिक कोड्स है हर एक अमीनो एसिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक एंड देन रप्चर्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ डैश। अब इधर क्या बोला है? जब हम फर्टिलाइजेशन करते हैं तो हमारा जो पोलन ट्यूब है
वो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है। समझो ये आपका पोलन ट्यूब है और ये पोलन ट्यूब अपने एम्ब्रियो सैक के अंदर आया। ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर आके कैसे रप्चर होता है? सिनर्जिट की वजह से। किसकी वजह से रप्चर होता है? सिनर्जिट की वजह से। और फिर ये अपने मेल गैमेट्स को अंदर रिलीज कर देता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the incorrect statement regarding prolactin. Prolactin is nothing but it is your milk forming hormone. It is under inhibitory control from hypothalamus. क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? मतलब हाइपोथैलेमस इसको इनहिबिट करके रखता है। तो ये करेक्ट हो सकता है। बट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है इसको? दिस इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि हाइपोथैलेमस सिर्फ दो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच. It activates growth of breast during pregnancy. This is correct. It stimulates secretion of milk after childbirth and it arrests contraction of uterine muscles during pregnancy. ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट है. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करेगा. बट आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका यूटरीन के कॉन्ट्रैक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है. यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, लेकिन एकदम लास्ट में. ओके, प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके यूट्रीन को कॉन्ट्रैक्शन करने में बिल्कुल भी कुछ उसका रोल प्ले नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. हाँ, ड्यूरिंग इधर पे अगर पार्चुरेशन होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता. अगर पार्चुरेशन होता यानी डिलीवरी के टाइम पे ये हार्मोन रोल प्ले कर रहा है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता. बट प्रेगनेंसी में यूट्रस क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगा? वैसे तो फिर मिस कैरेज हो जाएगा ना, बच्चा टाइम के पहले बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेटेड बाय किडनी इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. समझो ये अपना किडनी है, किडनी के ऊपर अपना एड्रिनल ग्लैंड है. तो एड्रिनल ग्लैंड से आपका जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बन रहा है इसके वजह से आपके आरबीसीज बनते हैं. क्योंकि एरिथ्रो मतलब राइबोस शुगर, सॉरी एरिथ्रो शुगर 4 कार्बन वाला शुगर, एंड पोइटिन मतलब फॉर्मेशन. तो आरबीसी वाला शुगर आपके एरिथ्रोपोइटिन से बनता है. देन नेक्स्ट, इट इज ट्रू in hemodialysis erythropoietin is supplied in dialysate. No, this is false statement. यही तो डिफरेंस है. जब आप हीमोडायलिसिस या डायलिसिस करते हो, पेरिटोनियल करो या हीमोडायलिसिस करो, उसका डिसएडवांटेज यही है कि उसमें एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनता, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आरबीसी डेफिशिएंसी हो जाती है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन डैश ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अपना ये जो बोर इफेक्ट है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि हमारा ग्राफ लेफ्ट की तरफ कब जाता है? ये अपना टिश्यू है और ये अपना लंग्स है. अपना ग्राफ लेफ्ट की तरफ कब जाता है? जब उसके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है, तब अपना ग्राफ लेफ्ट की तरफ जाता है. तो जब अपना CO2 कम है यानी कि उस टाइम पे अपना pH हाई रहेगा, यानी कि अल्कलाइन कंडीशन में रहेगा. pH इंक्रीज हो रहा है यानी अल्कलाइन हो रहा है ना, क्योंकि pH डिक्रीज हो रहा है यानी कि एसिडिक कंडीशन हो रही है, और एसिडिक कंडीशन में ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होता है. यस एवरीबॉडी, ये देखो ये आपका CO2 लो है यानी कि pH हाई हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ग्राफ लेफ्ट साइड में जा रहा है. यस, इसको बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोका सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन विच एनिमल? कम ऑन नाउ, दिस यू शुड रिमेंबर. आपका जो चैप्टर नंबर 8 है रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, उसके स्टार्टिंग में जो हमने टेबल पढ़ा है, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने पढ़े थे. फिश कैसे रेस्पिरेटरी करती है? गिल्स से. ओके, लिजर्ड कैसे रेस्पिरेशन करता है? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. पैरो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? अपने सॉर्ट ऑफ लंग से. बट टर्टल के पास क्या होता है? क्लोका. याद आया सबको? देखो, बर्ड्स वगैरह लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, बट टर्टल किससे रेस्पिरेशन करता है? क्लोका से. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन किडनीज ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन. इसका क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन. ये क्या करने में हेल्प करता है? वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ADH प्लेज रोल इन व्हाट? इट हेल्प्स रोल इन इट प्लेज रोल इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, the reservoir of biomolecules in the cell on which enzyme can act to produce useful product is called metabolic pool. ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. सेल के अंदर जो भी होता है उसको मेटाबॉलिक पूल बोलते हैं. एनाबॉलिक पाथवे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म यानी कि प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करना, और एनाबॉलिज्म यानी कि कोई नया प्रोडक्ट बनाना. दिस इज ब्रेक डाउन एंड दिस इज सिंथेसिस. दिस इज सिंथेसिस. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. तो ATP ब्रेक डाउन के टाइम पे रिलीज होती है क्योंकि आप फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हो.
यहाँ पे एटीपी रिलीज होगी, यहाँ पे आपकी एटीपी यूज होती है, यहाँ पे एटीपी रिलीज नहीं होती है, यहाँ पे एटीपी यूज होती है। तो इधर पे एनाबॉलिक पाथवे डू नॉट रिलीज, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। इधर पे कैटाबॉलिक होता तो ये स्टेटमेंट राइट होता, बाकी के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम RRTT। चलो मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, 2n वाला फॉर्मूला। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर्स। कितने हाइब्रिड पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये आपका एक हाइब्रिड है और ये आपका दूसरा हाइब्रिड है। तो n की वैल्यू क्या आएगी 2, देयरफॉर 2 मतलब आंसर क्या आया 4। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स विच हार्मोन प्रमोट्स बोल्टिंग। कौन से हार्मोन की मदद से बोल्टिंग होता है। बोल्टिंग मतलब क्या होता है, रोसेट इफेक्ट देखने को मिलता है। रोसेट इफेक्ट मतलब क्या होता है, आपके फ्लावर के अंदर ऐसे रोज लाइक पैटर्न्स हमको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे रोज लाइक पैटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। सो ये रोसेट इफेक्ट कौन से हार्मोन की वजह से होता है, ये होता है गिबरलिन्स की वजह से। डू यू रिमेंबर कैबेज, बीटरूट, रोज, इन सब में गिबरलिन्स की वजह से देखने को मिलता है। यस, ये देखो, योर गिबरलिन्स प्रमोट बोल्टिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अभी रिसेसिव के लिए मैंने आपको क्या बोला था याद रखने के लिए, किस डिजीज में आर आता है, वो आपका रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ओके, अभी इधर देखो, ये ब्लड ग्रुप आपका जो AB ब्लड ग्रुप है, इधर पे रिसेसिव ट्रेट आएगा क्या। हंटिंगटन डिजीज तो रिसेसिव नहीं है क्योंकि इधर पे R नहीं आता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में R है, सो दिस इज योर रिसेसिव। विडोज पीक इज नॉट रिसेसिव एंड ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो नॉट रिसेसिव क्योंकि इधर भी D है और इधर भी D है। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which intermediate of Krebs cycle is used as a precursor for synthesis of aspartic acid। अब ये आपको थ्योरी में दिया गया है, आपका क्लास 11th का जो रेस्पिरेशन चैप्टर है, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, उसमें हमको दिया गया है कि अलग अलग इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो अलग अलग अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। तो अपना जो ऑक्सैलो एसिटेट होता है, इससे हम एस्पार्टिक एसिड फॉर्म करते हैं। ये देखो, ये आपकी थ्योरी में दिया गया है। So as per the need, acetyl coenzyme or other intermediates can be used in the synthesis of fatty acid, glutamic acid and aspartic acid। So अल्फा कीटोग्लूटरेट आपके ग्लूटामिक एसिड के लिए यूज होता है एंड ऑक्सैलो एसिटेट आपके एस्पार्टिक एसिड के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टर्म्स गिवन बिलो। ये आपके चैप्टर 13 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले। इन कॉलम 1 विद देयर एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। ओके, यूरी थर्मल मतलब क्या होता है। यूरी वर्ड का मीनिंग मैंने क्या बताया था, वाइड, और स्टीनो वर्ड का मीनिंग मैंने क्या बताया था, नैरो। जो कम एडजस्ट करता है उसको नैरो बोलते हैं, जो ज्यादा एडजस्ट करता है उसको यूरी बोलते हैं। यूरी थर्मल यानी ज्यादा एडजस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर ज्यादा एडजस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म। सो दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो एक आंसर क्या आएगा 3। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हमको ये आंसर देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट आपको आपका आंसर मिल गया। स्टीनोथर्मल यानी कम टेम्परेचर अडेप्ट करेंगे। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद हलाइन यानी कि सॉल्ट, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना हेलोजेंस। तो यूरी हलाइन यानी जो ज्यादा टॉलरेट कर सकता है, स्टीनो हलाइन यानी जो कम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज ए एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। ओके, एनिमल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ। ये अपना प्रिमोडियल जर्म सेल है, ये अपना ओगोनिया है, ये अपना प्राइमरी oocyte है और ये आपके डिप्लॉयड कंडीशन में है। यहाँ पे जब आपका मियोसिस 1 हुआ तो आपको मिला सेकेंडरी oocyte और यहाँ पे मिला आपको पोलर बॉडी। यस, तो आपको ए वाला लेबल फाइंड आउट करने बोला है। सो इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी oocyte विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। ओके, यस, ये देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अरे है स्पेलिंग मिस्टेक है, विथ रिस्पेक्ट टू एमनियोसिंथेसिस। अभी ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है एनिमल रिप्रोडक्शन में। एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें हम फीटस के सेल्स कलेक्ट करते हैं और उससे चेक करते हैं कि फीटस के डेवलपमेंट में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में क्या होता है, इट इज मिस यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। बच्चे का सेक्स पता करने के लिए भी ये टेक्निक यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में ये टेक्निक बैन है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, कम ऑन बकअप। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपके लिए हम जो लाइव लेक्चर्स लाने का प्लान कर रहे हैं, 1 शॉर्ट लाइव लेक्चर्स हम प्लान कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर लेकर आने का। सो इफ यू वांट दैट लेक्चर तो आपको कमेंट करना है कि प्लीज ब्रिंग लाइव लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स
ऑन यूट्यूब। तो हम लाइव लेक्चर्स लेकर आएंगे अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट किया। अगर आपको लाइव लेक्चर्स नहीं चाहिए, अगर आप ऑलरेडी जो वन शॉट अवेलेबल है उसी से पढ़ना चाहते हो, तो आप बोलो कि मैम नो नीड ऑफ लाइव लेक्चर्स, वी ओनली वांट एमसीक्यू। तो जैसा जिसका ज़्यादा वोट होगा, जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी होगी, उस हिसाब से हम सेशंस का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट एमसीक्यू। रूट हेयर इज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ, ये हमने प्रीवियस शिफ्ट में भी देखा था। अच्छा, मुझसे ना भी कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया है वही क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन पांचवें शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है, टॉपिक तो वही है, अब क्वेश्चंस के फॉर्मेट खाली बदल दिए जाते हैं, बट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके परसेंटाइल बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। रूट हेयर कहाँ से ग्रो होता है? या आपके एपीब्लेमल सेल से एक्सटेंड होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, आपका पोलन ग्रेन का जो इंटाइन है, ठीक है, ये अपना पोलन ग्रेन है, ये अपना एक्साइन है। तो अपने पोलन ग्रेन का जो इंटाइन है, ये अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, ये कौन से बायोमोलिक्यूल से बनता है? एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनता है। ठीक है, सुबरीन शुगर भी आपके स्टिग्मा के पास होती है, लिग्निन नहीं होता है, लिग्निन भी आपके स्पोरोपोलेनिन के पास होता है। सो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यस। सो अब फटाफट से ये देखो, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सो अब फटाफट से सब लोग मुझे अपने मार्क्स कमेंट करके बताएंगे। यस, जल्दी जल्दी सब लोग अपने मार्क्स कमेंट करो। ये 26 सितंबर का पार्ट 2 वाला एमसीक्यू था। तो आपको पहले पार्ट 2 के मार्क्स कमेंट करने हैं, उसके बाद पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों मिला के आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले वो कमेंट करने हैं। तो ही मैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट के एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है ज्ञान लैब ट्यूटोरियल, यहाँ पर क्लास 11th के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। फीस एकदम मिनिमल है, क्वालिटी टीचिंग दी जाती है। उन बच्चों के लिए हमने ये ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है जो अच्छा एजुकेशन सस्ते में अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा कोई अगर है जिनको आप पहचानते हो, जो मुंबई में रहते हैं, जिनको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए लेकिन सस्ते में चाहिए, जो ज़्यादा पैसा या ज़्यादा महंगी क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फटाफट से वो बच्चे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अपनी सीट बुक करें, क्योंकि हम सिर्फ एक बैच बनाएंगे 30 to 35 स्टूडेंट्स की। उसके बाद हम कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे और एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सो फटाफट से अपनी सीट बुक करो और आकर स्कॉलरशिप लेकर जाओ। यस एवरीबडी। इसके अलावा एनसीईआरटी वाली चैनल पर भी आप एक्टिव रह सकते हो। हमारी एनसीईआरटी वाली चैनल का नाम है ज्ञान लैब एनसीईआरटी। यहाँ पर नीट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान लैब एपी। यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब तक अगर आपने हमारी एंटरटेनिंग चैनल लाइव्स बफरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइव्स बफरिंग फैमिली के मेंबर बन जाओ और एंटरटेनमेंट का पूरा फायदा उठाओ। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मार्क्स कमेंट करके बताना, और आपको लाइव वन शॉट लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि जुलाई में हम प्लान कर रहे हैं वन शॉट्स लाने का। बट इफ़ यू डोंट वांट तो हम नहीं लेकर आएंगे, हम एमसीक्यूज ही करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बस इसी तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहो। मेरा ये गोल है कि आपके सीईटी एग्जाम के पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमको करने हैं, ताकि हम और भी बहुत सारे महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच सके और बहुत सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस चैनल विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। 2023 के एस्पिरेंट्स के साथ भी ये चैनल शेयर करो, क्योंकि बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स हैं जो पूरा कंटेंट कवर किया हुआ है। बाकी के बचे हुए चैप्टर्स जो है उनका भी डिटेल पार्ट, डिलीटेड वाला पार्ट जो है वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।